मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे और समझेंगे कि ये जो हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है जो चल रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, तो उसके बारे में थोड़ा फोकस करेंगे और उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो आइए क्लास 4 स्टूडेंट्स को मैं इंडस्ट्री के बारे में समझाता हूँ। चूँकि हम लोग यहाँ पर जो है वो एरेबल फार्मिंग और पेस्टोरल फार्मिंग को तो देख लिए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को भी देखे थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को जो नहीं समझे होंगे उसको फिर से अगर समझाने की कोशिश की जाएगी तो मैं उसको समझा दूंगा। कहता है कि हम लोग जो है दो तरह के क्रॉप्स को मेनली ग्रो करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच वी हैव टू ग्रो। एक है फूड क्रॉप्स, है ना, और एक है कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया है। फूड क्रॉप्स फूड क्रॉप्स है और एक है कैश क्रॉप्स। कहता है कि फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में क्या अंतर है। तो फूड क्रॉप्स, व्हाट इज फूड क्रॉप्स, यानी कि भोजन फसल जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है, जैसे गेहूं, चावल, पल्सेस, मिलेट्स, ये सारी चीजें फूड क्रॉप्स है। और कैश क्रॉप्स क्या हुआ, जिससे हमें पैसे प्राप्त हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि खेत में उगाया तो हमें पैसा उगने लगा, नहीं, उस प्रोडक्ट से, जैसे गेहूं, जैसे आपको मैं बताऊं, कॉटन हो, रुआ की खेती, कपास की खेती हो रही है, जूट की खेती हो रही है, कॉफी की खेती हो रही है, शुगर केन की खेती हो रही है। तो उस चीजों को मार्केट में बेच करके पैसे कमाना ही उस फसल का मेन उपयोगिता है, जिसलिए उसे कैश क्रॉप कहते हैं। फूड क्रॉप्स भी है, लेकिन फूड क्रॉप्स जनरली लोग अपने कंजप्शन को पूरा करने में ही लग जाते हैं, उसका हम लोग ज्यादा सरप्लस नहीं निकाल सकते। लेकिन ये सारे क्रॉप्स जो लोग उगाते हैं उससे उनको डायरेक्टली पैसे की ही जो है अर्निंग होती है, इसीलिए उसे कैश क्रॉप्स कहा जाता है। और फूड क्रॉप जिससे कि वो सिर्फ भोजन की उपयोगिता के लिए इसे उगाते हैं फसलों। तो फसल को दो प्रकार के किस्मों में बांटा गया है। अब मैं बात करूं तो क्रॉपिंग सीजन, दो तरह के फसल हैं जिनको सीजन यानी मौसम के अनुसार बांट दिया गया है। एक मैंने बताया था खरीफ क्रॉप्स, जो जून जुलाई में इसको रेडी किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके उदाहरण हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मेज, शुगर केन और कॉटन, कपास। रबी क्रॉप्स जिसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में जो है सोइंग करते हैं और हार्वेस्टिंग सीजन यानी मार्च अप्रैल इसका होता है। और इसके उदाहरण हैं आपको गेहूं हो गए, वीट हो गए, बार्ले हो गए, मस्टर्ड हो गए, ग्राम हो गए यानी चना, और पी यानी मटर। तो ग्राम यानी चना और पी यानी मटर, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और वीट ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, रबी क्रॉप्स के। तो आइए हम लोग थोड़ा ध्यान से मेजर क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जो है भारत में सबसे ज़्यादा यही सारे क्रॉप्स की मांग होती है और लोग इसी सारे क्रॉप्स को खाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में है अगर राइस देखें, तो राइस का अगर बात करें तो राइस इज द खरीफ क्रॉप्स। हम लोग जस्ट देखे अभी, राइस को जो है वो जून जुलाई में जो है वो इसका जो है उसको बोया जाता है और इसको फिर ये उगने के बाद पक जाता है, ये सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का पैदावार होता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट कंडीशन चाहिए और अलुवियल मिट्टी चाहिए। वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, इन सारे जगहों पर इसकी अच्छी पैदावार होती है। पंजाब में भी अच्छी होती है क्योंकि पंजाब में नदियां हैं और यहाँ पर सिंचाई के साधन हैं। यहाँ के किसानों के पास सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए काफ़ी अच्छी मशीनें हैं जिससे कि वो चावल की पैदावार करते हैं। क्योंकि राइस को कल्टीवेशन करने के लिए, राइस को पकने के लिए यानी उसको तैयार होने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और अलुवियल सॉइल, रिच अलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। क्योंकि अलुवियल जो मिट्टी होती है उसमें पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है,
पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं परकोलेशन रेट आर द हायर। आप साइंस में पढ़े होंगे कि जिस मिट्टी का परकोलेशन रेट हायर होता है वो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। परकोलेशन रेट हाई मतलब कि जिसमें पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता ज्यादा होती है। सैंड में परकोलेशन रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि सैंड में जैसे ही पानी डालेंगे वो ढल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि उसमें जो ऑब्जर्विंग करने की क्षमता होती है वो बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम होती है। क्लियर? चलिए, गेहूं। तो गेहूं के बारे में देखें तो गेहूं भी इस तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसको हम लोग प्रतिदिन के भोजन में हम लोग उपयोग करते हैं। गेहूं से जो है वो फ्लोर यानी आटा बनता है। इट ग्रोज बेस्ट इन द स्लाइटली कूल प्लेसेस। ये ठंडे इलाकों में ज़्यादातर उगता है, यानी कि ये जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग होता है और मार्च अप्रैल में ये तक पक के तैयार हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर वैसे जगहों पर ये ज़्यादातर उगाया जाता है जहाँ पर ठंडी इलाके हैं, जैसे अब पंजाब, हरियाणा, यूपी में तो भाई मैंने शुरू में ही बताया कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी मिट्टी है और उपजाऊ खेती होती है और वहाँ पर अलग अलग टेक्निक से फार्मिंग भी की जाती है, इसलिए गेहूं का पैदावार भी उन सारे राज्यों में अव्वल है, बेस्ट है। कहता है कि मिलेट्स जो है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे जो हैं वो कम रेनफॉल वाले इलाके में उगाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा बारिश ना हो, और अगर कम भी फर्टाइल है, ज़्यादा मिट्टी सॉइल फर्टाइल नहीं है तब भी चलेगा, वहाँ पर वो उग जाता है आसानी से। राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, तेलंगाना हो गए, तमिलनाडु हो गए, इन सारे राज्यों में जो है वो इन सारे क्रॉप्स को उगाया जाता है। कॉर्न और पल्सेस में अगर आ गए तो मूंग है, मसूर है, उड़द है, ये सारे जो अनाज हैं वो ज़्यादातर आपको यहाँ पर उगाया जाता है। शुगर केन में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा शुगर केन यूपी में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में उगाया जाता है। यह एक कैश क्रॉप है जिससे चीनी बनाया जाता है और जैगरी यानी गुड़ बनाया जाता है। कॉटन यानी कपास की खेती भारत में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इससे कपड़ा बनता है। कपास से जो है रुआ, और रुआ से थ्रेड, और थ्रेड से फिर जो है कपड़े बनते हैं। तो कपड़े की मांग विदेशों में भी है, इसीलिए यहाँ पर गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, हरियाणा में हो, काली मिट्टी पे कपास की खेती होती है, कपास को उगाया जाता है। तो इस तरह से जो है वो क्रॉप्स का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कुछ अदर कैश क्रॉप्स भी हैं हमारे भारत में, जैसे जूट, ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्राउंडनट यानी बादाम का तेल, और टी यानी चाय पत्ती, कॉफ़ी यानी कॉफ़ी जान ही रहे हैं, और मसाले, स्पाइसेस, ये सारे जैसे इस मसालों में टर्मरिक यानी हल्दी, क्लोव यानी लौंग, कार्डमम यानी इलायची, पीपर यानी गोलकी, और कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया पत्ता की गोलकी, धनिया गोलकी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना, ये सारे मसाले या जो भी मैंने जो टी, कॉफ़ी और मैंने जो मस्टर्ड और ग्राउंडनट जो ऑयल सीड बताया या जूट बताया जिससे रस्सी या बोरे बनते हैं, इन सारी चीज़ों का जो है वो कैश क्रॉप्स है और इसका हम लोग प्रतिदिन के जीवन में इसका उपयोग करते हैं, और इसका यूज़ हम लोग जो भी किसान इसको अपने खेत में उगाता है उससे उन्हें धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का विकास कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का विकास कैसे हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको पढ़ाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंडस्ट्री में चलेंगे। कहता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक साइंटिफिक वे ऑफ मेथड था, 50 सालों का एक तजुर्बा था, क्योंकि भारत सरकार क्या चाहती थी, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी
क्योंकि उस समय भारत में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। भारत में आज़ादी के बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था और लोगों को खाने पीने के भी भोजन नहीं थे। तो इसकी उपलब्धता के लिए भारत में जो है यह हरित क्रांति चलाई गई, जिसके द्वारा जिसमें एक व्यक्ति को इनफ फूड मिल पाए जिससे कि वो भोजन करे और अपने देश में जिंदा रह पाए। इसीलिए भारत में खेती यानी फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, भोजन के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये हरित क्रांति लाई गई, जिसमें नए नए तरीके से साइंटिस्ट लोग जो है अलग अलग तरीके के मेथड से क्रॉप को कल्टीवेट यानी खेती करने की क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिए। जिसमें सबसे पहले उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने HYV सीड का आविष्कार किया। HYV सीड को, जिसको हम लोग कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरह के सीड का उपयोग मिट्टी में करना, और उस सीड का उपयोग करना जो उस मिट्टी के लिए लाभप्रद है, जिससे कि वहां पर उस मिट्टी से में जा कर के यह सीड वहां पर ग्रो हो सकता है बेटर तरीके से। दूसरा है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवा या खाद का उपयोग करना, जिससे कि अगर हम लोग मिट्टी में खाद डालते तो तुरंत जो है क्या होने लगे, तुरंत जो है उसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करे और तुरंत ही उस सीड को उगाना शुरू कर दे। यानी फर्टिलाइजर यानी खाद जो हम लोग डालते हैं, आज भी किसान डालते हैं, फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है खेती में। और दूसरा है जो है पेस्टिसाइड्स, यानी कि कीड़े मकोड़े को मारने का दवा, जो फसल में न लगे, कीड़े न खाएं उसे, इसके लिए। द यूज ऑफ मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। तीसरा चीज़ ये भी कि फसल को में इरिगेशन करने के लिए या जो है वो प्लफिंग करने के लिए, हल जोतने के लिए जो है ज़्यादातर बैल का उपयोग न करके ट्रैक्टर का यूज करें, ट्रैक्टर मशीन का, जिससे कि तुरंत जो है वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा खेत आसानी से कम समय में जो है प्लफ हो जाए, हार्वेस्ट हो जाए। इंक्रीज यूज ऑफ इरिगेशन, नए नए मोटर, नए नए जो है हैंडपम्प का उपयोग करके जो है इरिगेशन की क्षमता, सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना, जिससे कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, क्रॉप का प्रोडक्शन हो, है ना। उसके लिए हम लोग आज जो है वो डैम का निर्माण हो रहा है, और जो है इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण हुआ था, शायद इसी पर्पज से इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जिस पे किसानों को जो है वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट लाने के लिए ही इस इंदिरा गांधी कैनाल प्रोडक्ट को बनाया गया था, इरिगेशन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए ही इस हरित क्रांति को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्लियर? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक मॉडर्न मेथड है। आज आधुनिक तरीके भी बन गए हैं कि आज ये चारों चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है हर खेत में। लोग आज जितने किसान हैं, फार्मर हैं, किसान भाई हैं, वो हाई हेल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स खरीदते हैं, सेकेंड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े या कीटनाशक को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, और जिससे कि जो फसल में लगा हुआ कीड़ा है वो मर जाता है। दूसरा है ट्रैक्टर मशीन का उपयोग करते हैं। तीसरा है इरिगेशन, सिंचाई के साधन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो है अलग अलग तरह का डैम का निर्माण हो रहा है, बांध का निर्माण हो रहा है, मोटर पंप लगा दिया गया है जिससे कि आसानी से लोग सिंचाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जो किसी देश में नहीं हुआ है। तो इतना प्रोडक्शन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हरित क्रांति के द्वारा ही हुआ है। आज किसान जो हैं वो मिट्टी को अच्छे से पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को देखने के लिए मिट्टी के हर एक खेत से मिट्टी को ले जाता है
और उसमें स्टडी करता है कि उसमें कौन सा मिनरल मिला हुआ है, उसी के हिसाब से वो किसानों को बताता है कि भाई आप किसान भाइयों को ये सजेस्ट करता है कि आप अपने खेत में इस तरह के क्रॉप को ग्रो करें, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा और आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। क्लियर है? आगे आते हैं, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्री? तो अभी हम लोग इंडस्ट्री देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को देखेंगे। तो अभी इंडस्ट्री को देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज, व्हाट इज इंडस्ट्रीज? आइए बच्चों, इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर तो हो गया, अब हम लोग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्री? उद्योग क्या है? उद्योग क्या है? इंडस्ट्री क्या है? व्हाट इज इंडस्ट्रीज? कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इंडस्ट्री क्या है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इन द लार्ज क्वांटिटीज। कहता है कि द एक्टिविटी टू of producing finished goods from raw material in large quantities is called इंडस्ट्री। कहा जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग किसी भी सामान को तैयार करते हैं कच्चे पदार्थ से, उस ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, वही स्थान इंडस्ट्री कहलाता है, वही जगह उद्योग कहलाता है। तो इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा स्थान जहां पर वैसी अभिक्रिया, ऐसी क्रियाकलाप की जाती है जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से एक तैयार माल में, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार माल में हम लोग कच्चे पदार्थ को चेंज करने की प्रक्रिया होती है, वही स्थान उद्योग कहलाता है। जैसे हम लोग बहुत तरह की चीज़ें उपयोग में लाते हैं और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जितने भी हम लोग मटेरियल देख रहे हैं, जैसे आज हम लोग फर्नीचर देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, गाड़ी व्हीकल्स देख रहे हैं, क्लोथ कपड़े देख रहे हैं, कागज देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एक फिनिश गुड्स हैं। तो फिनिश गुड्स में कैसे तैयार हुए? जब इसके पीछे एक रॉ मटेरियल होगा, और वही रॉ मटेरियल जब इंडस्ट्री में गया होगा तो यह मटेरियल फिनिश गुड्स में तैयार हुआ। जैसे फर्नीचर, उदाहरण स्वरूप फर्नीचर को तैयार होने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो लकड़ी क्या बना? लकड़ी एक रॉ मटेरियल हुआ जो हम लोग पेड़ों से काट के लाते हैं और उसको फिर उससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। मशीन कैसे बना? मशीन मेटल से बना, धातु से बना, लोहे से बना, एल्युमिनियम से बना। इसका उपयोग, तो ये लोहा और एल्युमिनियम क्या कहलाया? ये कहलाया कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल। और फिर ये किस में बन गया? मशीन पे बन गया, तैयार हो गया, तो इसे हम लोग फिनिश्ड गुड्स में कहने लगे। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल, जब हम लोग कच्चे पदार्थ को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं, तो वही प्रक्रिया जहां पर ये होती है, ये क्रियाकलाप होती है, वही क्रियाकलाप, वही स्थान इंडस्ट्री कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? आगे है, कहता है कि द नेचुरल मटेरियल आउट ऑफ विच प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। कहता है कि जो प्राकृतिक रूप से हमें जो कच्चे पदार्थ हमको मिलते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक मटेरियल्स जो हमें गॉड के द्वारा मिले हैं, जैसे जमीन के अंदर से जो भी चीज़ें डग करके लाते हैं, या पेड़ पौधे हो गए, या जो भी चीज़ें हैं जो हमें भगवान के द्वारा यानी नेचर के द्वारा गिफ्ट में मिला है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाता है?
रॉ मटेरियल कहलाता है। और फिनिश्ड गुड्स क्या होता है कि द फाइनल प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल इन द लार्ज क्वांटिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है, लार्ज क्वांटिटीज में, है ना, लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग जो है रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल को जब हम लोग चेंज करते हैं, रेडी टू यूज करने के लिए रेडी करते हैं, तो इसे ही हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, तो इसमें ये प्लास्टिक है, ये रॉ मटेरियल हुआ, इंक जो है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका बनाया गया होगा और तब इसे मशीन इंडस्ट्री में ले जाके इसे फिनिश्ड गुड्स में तैयार किया गया। तो जितने भी चीज़ें देख रहे हो जिसका उपयोग करते हो, मशीनरी चीज़ हो या जो भी है, उसका वो एक रॉ मटेरियल के थ्रू आउट वो फिनिश्ड गुड्स में बना, इंडस्ट्री में बना। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो उपयोग करने वाली एक घड़ी ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।